हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एव नाइट और हम बात कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग की। हम उसका पार्ट 1 आपको ये वीडियो मैंने पहले ही दिखा चुका हूँ। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो चलिए फटाफट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हमने क्या पढ़ा था, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर स्पेस और मास से डिफाइन होता है। मैटर को दो तरीके से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। केमिकल अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिकल के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है मैटर। पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है, वो लगातार मूव करते हैं और एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। फिर हमने देखा कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? पार्टिकल्स के आपस में मिक्स करना। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की स्पीड ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स के बढ़ने के साथ। टेम्परेचर बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमने पढ़ा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमको पता है कि जो पानी है बर्फ मतलब आइस की तरह रहता है, लिक्विड की तरह रहता है और गैस की तरह रहता है। इसको वाटर वेपर बोलते हैं। ठीक है। What happens inside the matter during the change of state? अब चेंज ऑफ स्टेट जो होता है मैटर का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले टॉपिक डाल लेते हैं यहाँ पे। चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मैटर का ऑब्वियसली स्टेट चेंज होता है कि हमने देखा है तीनों चीज में अगर रह सकता है हमारा वाटर या फिर पानी जो है, इसका मतलब कि हम स्टेट तो चेंज कर सकते हैं। बस जब स्टेट चेंज होता है तो होती क्या है आपस में चीजें। तो उसने क्या बताया है, यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई है कि टेक 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड टू लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड, ठीक है, मतलब एक बीकर में आपने बर्फ डाल दी, उसमें थर्मोमीटर डाल दीजिए और उसके बाद उसको क्या करना, हीट करना है। हम लोग थोड़ा हीट करेंगे तो धीरे धीरे पानी बनेगा और हीट करेंगे तो पानी से वाटर वेपर बनने लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे ऐसा बता रहा है ये कि हमने जो बीकर में लिया था, तो बीकर में हम जब थोड़ा हीट किया तो वाटर से आइस से वाटर बना। फिर उसके बाद थोड़ा और करेंगे तो वाटर से आप वाटर वेपर बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अलग अलग टेम्परेचर पे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता जाता है। ऐसा होता क्यों है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है कि ज़्यादा तेज से वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, और वाइब्रेट करने से क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा आती है, वाइब्रेट करते 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 ऐसे आ जाती है, फिर ऐसे करते करते बाहर आ जाते हैं। तो यही चीज़ है, इसमें जो डिफरेंस आता जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। हीट करने से टेम्परेचर बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बनता है। ठीक है, यही इसमें यहाँ पे बताया हुआ है। और उसके अब एक लास्ट पॉइंट ये पढ़ते हैं, इसे समझ में आएगा कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिसपे सॉलिड लिक्विड बन जाता है, मिनिमम टेम्परेचर वैसा, और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कि हम कोई बीकर या कोई चीज लेके उसमें नहीं मेजर कर रहे हैं, हम बाहर एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है वहां पे मेजर कर रहे हैं। तो वहां पे जब भी हमारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उस जिस पॉइंट पे होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। Melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी का ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा हीट देनी पड़ रही है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में, इसका मतलब उस पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। ये सर यहाँ पे हम एक इन्फरेंस निकाल सकते हैं इससे। ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273.15 केल्विन। केल्विन क्या है? एक स्केल है टेम्परेचर की। डिग्री सेल्सियस आपने सामने सुना होगा, डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273.15 ऐड कर देते हैं तो केल्विन बन जाता है। इसका मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को हम फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है। When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है जो आपके आगे भी बहुत काम आएगी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? अगर आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो पिघलने लग गई,
ठीक है, पिघल के पानी बनने लग गया। लेकिन अचानक से तो होगा नहीं कि अचानक से आइस, इतनी सारी आइस अचानक से पानी बन गया, और धीरे-धीरे प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, उसके बाद हम हीट उसको देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर उसका अभी भी 0 ही है। बढ़ने के पहले वो टाइम लेता है थोड़ा-सा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट करने में, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, एक स्पेशल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो कि काम आती है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। मतलब हमने आइस को हीट किया, हीट किया, हीट किया, तो वो थोड़ा लूज तो होते गया उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन उसके बाद एक फाइनली वो स्टेट चेंज हो जाए उसका सॉलिड से लिक्विड, उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है हमको, स्पेशल एक डिफरेंट सी एनर्जी चाहिए होती है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि लेटेंट हीट वो हीट है जो कि हम सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने में जिस मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो भी, अगर अब अभी सॉलिड से लिक्विड की हम बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, उस मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ती है स्टेट चेंज करने के लिए, वही लेटेंट हीट है इसमें। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ बताई हुई है कि दिस हीट्स, जो ये हीट यूज हो रही है वो ओवरकम यूज करती है, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rising temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of beaker and is known as latent heat. तो साइंटिस्ट ने इसका वर्ड latent का मतलब हिडन होता है, इसलिए इसको बोला latent heat, क्योंकि हिडन है, क्योंकि दिख नहीं रही कि कहाँ जा रही है एनर्जी, एक्चुअली वो इंटरनली ऐसा हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ने में यूज हो रही है, इसलिए टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। डेफिनेशन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन इसलिए क्योंकि फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि मेल्टिंग हो रही है। So particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे है आइस। अगर हम बात करें इसकी ज्यादा एनर्जी है, ये कुछ ऐसे आता है, एक ग्रेटर देन का साइन है, मतलब कि वाटर इज ग्रेटर देन आइस। एनर्जी की बात करें अगर, तो ऐसा क्यों है? टेम्परेचर सेम है सेम चीज ही, स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट है, तो क्यों इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है? आइस जो थी वो आपको जितना भी ठंडा टेम्परेचर आपने स्टार्ट किया वहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद आप कैसे भी करेंगे तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस तक आई, आपने हीट किया, उसके बाद आपने कुछ और एनर्जी दी उसको, जिससे फाइनली वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। वो एनर्जी जो टेम्परेचर चेंज किए बिना हम देते जा रहे थे वाटर में कन्वर्ट करने की, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो आइस की एनर्जी में जब लेटेंट हीट की एनर्जी ऐड करते हैं तो वाटर की एनर्जी आती है। तो बेसिकली इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस लेटेंट हीट से आता है। ठीक है, व्हेन वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू अ वाटर, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। सेम चीज है कि आप हीट एनर्जी देंगे तो पार्टिकल्स ज़्यादा तेज मूव करने लग जाएंगे। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. Similarly, अगर आप बढ़ाते आप ऐसे टेम्परेचर पे आ जाएंगे जहाँ पे एनर्जी इतनी हो गई कि और दूर जाने लग गया है, तो वो जैसे कि आइस वाटर बनाता है, वाटर से गैस बनता है, और ये होता है किस टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब टेम्परेचर एट द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना है कि पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, पूरे लिक्विड के बल्क में पार्टिकल्स इनफ एनर्जी आ जाती है तो वेपर स्टेट में चले जाते हैं वो, और इस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो लेटेंट वेपोराइजेशन क्या होगी, वो amount of heat required to change water into vapors at 100 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान दिया हमने ना, टेम्परेचर सेम होता है, फिर भी अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जो एनर्जी चाहिए होती है डिफरेंस के लिए, उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहाँ पे लेटेंट हीट को वेपोराइजेशन बोल देंगे। ठीक है, और सिमिलरली स्टीम की जो वेपर्स स्टीम जो होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए ऐसा बोला जाता है
कि स्टीम, जैसे कि आप पानी के उबलते हुए आप देखेंगे तो उसकी जो स्टीम आती है, ऊपर जो स्टीम आ रही है वो ज़्यादा डेंजरस होती है आपके लिए कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। बाई चांस किसी का हाथ अगर बॉइलिंग वाटर में चल जाए तो वो जल तो जाएगा, लेकिन उस पर उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना स्टीम से होगा। स्टीम ज़्यादा डेंजरस है। रीज़न क्या है? स्टीम के पास ज़्यादा हीट एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है। वो एनर्जी ज़्यादा क्यों है? बॉइलिंग वाटर की एनर्जी प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो है स्टीम की एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे कूल करने पे, इधर हीट करने पे हम ये कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर के साथ। क्या बोला? वी हैव लर्नड सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। बट अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है? बट देयर, तो आगे क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आपने कपूर देखा होगा घर में, जैसे कैम्फर बोलते हैं, जब कपूर आप जलाते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, लिक्विड नहीं बनता है। तो कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास मैटर जो कि हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। उसी यही कैम्फर का एक्सपेरिमेंट इसने बताया हुआ है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो एक नई चीज हमको सीखने को अभी मिली है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन हम कहाँ लिख लेंगे? सब्लिमेशन हम लिख लेंगे ऊपर यहाँ पे। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है? तो हम ऐसा देखेंगे कि वे यहाँ पे इसने बताया है कि डिफरेंस इन डिस्टेंस, मतलब कि कितना कितना डिस्टेंस हो, तो वही चीज इसने रिपीट करी हुई है यहाँ पे कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस गैस इनक्लोजिंग अ सिलेंडर। अब पार्टिकल्स, जैसे कि ये देखिए पिस्टन है यहाँ पे और एक सिलेंडर है, इसके अंदर पार्टिकल्स है, और दबाया, पार्टिकल्स पास में आ गए। तो अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं और ऊपर से कंप्रेस कर रहे हैं, पार्टिकल्स को दबा रहे हैं, हम उसको गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाई कैसे किया गया होगा? उसको ऐसे ही किया गया होगा। और भी आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 आपने सुना होगा, ये भी कैसे स्टोर किया जाता है? हाई प्रेशर के अंदर। मतलब इसका ये है कि आप जब भी आप हाई प्रेशर लेंगे, हाई प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस करते जाते हैं तो किसी भी गैस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें आप सॉरी लिक्विफाई कर सकते हैं, या फिर सॉलिड CO2 जिसको हम बोलते हैं वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि जैसे इसको ड्राई आइस बोलते हैं, आपने ड्राई आइस के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे आपने यूट्यूब पे या फिर और भी जगह पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, दस वी कैन सी दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे ये देखिए डायग्राम इंटरेस्टिंग है, लिक्विड सॉलिड गैस। लिक्विड से सॉलिड, अगर सॉलिड से स्टार्ट करते हैं, चलिए सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो फ्यूजन है, लिक्विड से गैस बनेगा वेपोराइजेशन है, गैस से अगर हम बनाएंगे सॉलिड तो डेपोजिशन है, और सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना दी तो सब्लिमेशन है। वैसे ही आप उल्टा देख लेंगे, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन है, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। तो ये सारे प्रोसेस तो हो गए। अब इसमें बात ये है कि, और डिपोजिशन आपने देखी सब्लिमेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। चलिए ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। डिपोजिशन वर्ड आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, सब्लिमेशन जरूर यूज करेंगे, ये कॉमन वर्ड है। तो चलिए इसके आगे का हम देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस को फटाफट कवर कर लेते हैं हम। क्वेश्चंस हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर सेल्सियस स्केल। कैसे कन्वर्ट करते हैं? आप इसमें 273.15 इग्नोर भी कर सकते हैं, बहुत बार इग्नोर कर दिया जाता है। तो 273 अगर आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका सेल्सियस बन जाएगा। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस एंड दिस, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको उससे देख लीजिए। अगर आप चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? इसका रीजन है लेटेंट हीट। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है उसको कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विफाई कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस को। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं फटाफट, जो कि है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने पक्का सुना होगा पहले कहीं ना कहीं ये वर्ड, पर ये होता क्या है कि do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without a liquid reaching the boiling point? मतलब ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना बॉयल किए किसी चीज को हम लिक्विड से वेपर बना लें? ऐसा पॉसिबल है क्या? लिखा है वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। बाहर अगर आप पानी को रख देंगे,
ऐसा नहीं कि आपको बॉईल करना पड़ेगा, वो वेपर में धीरे धीरे चेंज होता रहता है। वेट क्लोथ्स, जैसे कि आप बाहर कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े आप सुखाते हैं जब भी बाहर तो सूख जाते हैं ना, ऐसा तो होता नहीं कि वो पानी उसमें बॉइलिंग पॉइंट तक आप ले जाते हैं तभी सूखते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा तो कैसे सूख जाते हैं कपड़े? इस प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अब पार्टिकल्स, और ऐसा होता है कैसे है कि पार्टिकल्स मैटर के जो है लगातार मूव कर रहे हैं, और किसी भी टेम्परेचर पे गैस, लिक्विड और सॉलिड्स पे देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब किसी भी, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग काइनेटिक, ऐसा नहीं सारे जो पार्टिकल्स सेम काइनेटिक एनर्जी के होते हैं, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। In case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy। इसके आगे बढ़ने के पहले, लिक्विड जो होता है, लिक्विड के सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। डाउन के मुकाबले सबसे ऊपर जो होगा, ऐसे आप पानी रखा हुआ है नीचे, सबसे ऊपर जो होगा काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स से सबसे ज़्यादा होती है। लिखा है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor। मतलब बिना बॉइलिंग पॉइंट आए वो बाकी पार्टिकल, जो सरफेस के पार्टिकल हैं, नीचे के पार्टिकल से टूट जाते हैं, कनेक्शन अपना तोड़ लेते हैं, अब वो ऊपर चले जाते हैं। समझ में आया ना क्या हुआ? ये समझ करिए, ये एक लिक्विड कंटेनर है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है, जो सरफेस पे जो इसके पार्टिकल्स हैं, ये सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि ये ऊपर से निकल जाएंगे यहाँ से, और निकल के वो बन जाएंगे वेपर। इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। दिस phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point। इवेपोरेशन मतलब हमेशा बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो जाता है ये। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? उसने एक एक्टिविटी कराई है, इसमें बोला है कि आप 5 ml पानी ले लीजिए, उसको आप एक ओपन डिश में रख दीजिए या फिर एक टेस्ट ट्यूब में रख दीजिए, और ओपन डिश को फैन के अंदर रख दीजिए, ओपन डिश को आप कवर्ड में रख दीजिए। कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, उससे क्या डिफरेंस आएगा और कितना टाइम लगता है इवेपोरेट होने में, ये पूछ रहा है ये। इससे हमको पता क्या चलेगा कि इन चीज़ों को देखिए, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड, 3 चीज़ों का डिफरेंस पड़ता है इसके ऊपर। टेम्परेचर, अब से आप अभी इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर, हमने देखा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स तेज मूव करते हैं, तो उनकी इवेपोरेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। सरफेस एरिया, अब हमने ये देखा कि जो हमारा लिक्विड है उसके सरफेस पे जितने पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम सरफेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, मतलब कंटेनर हम बहुत कम गहराई का ले लें और बहुत चौड़ा ले लें, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और विंड स्पीड, विंड स्पीड क्या है? ये अगर खूब तेज हवा चल रही हो, जैसे हम कपड़े, खूब तेज हवा चल रही होती है तो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? कि जो ऊपर के पार्टिकल्स उनकी फोर्स लगेगा एयर का, वो भी हेल्प करेगा उनको निकलने के लिए। ये तीनों चीज पे उसी के बारे में बताया है। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, उसके आपने देखा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। और इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बहुत सिंपल है, इंक्रीज कर जाएगा। और साथ साथ विंड वाला जो मैंने बताया, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का बताया हुआ है। ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। अगर वाटर वेपर वेपर जितने भी प्रेजेंट होते हैं पहले से एटमॉस्फेयर में, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि बारिश के मौसम में ऐसा बोलते हैं कि बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत ह्यूमिड टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हमारी बॉडी भी जब बहुत चिपचिपी सी लगती है। क्यों होता है? कि इवेपोरेशन नहीं हो रहा है इतने पार्टिकल्स ऑलरेडी हवा में है, यहाँ से वहाँ जाना कम हो गया, ये कम पॉसिबल होता है होना। इसीलिए the air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor। जितना वाटर वेपर है उससे बहुत ज़्यादा नहीं एयर ले सकती है। ठीक है। तो इफ अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे लिख लेंगे कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा इवेपोरेशन। तो पहला पॉइंट आएगा, क्या आएगा? पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा टेम्परेचर। ठीक है। फिर आएगा सरफेस एरिया, फिर आएगा, क्या आएगा? विंड, और फिर आएगा यहाँ पे ह्यूमिडिटी। ठीक है। इन चीजों पे डिपेंड करता है हमारा इवेपोरेशन। अब एक इसका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, चलिए इसको पढ़ते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसको पढ़ने के पहले इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। इवेपोरेशन से क्या हुआ? कोई भी चीज रखी हुई है,
वो धीरे धीरे उसके जो पानी है धीरे धीरे सूख रहा है, जो भी पार्टिकल्स हैं उसके रिमूव हो रहे हैं धीरे धीरे पानी के, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि वो जल्दी रिमूव हो जाए, और क्या वो रिमूव होंगे तो हमको थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग सकता है? ये होता है हमारे साथ, चलिए इसको हम देखते हैं कैसे होता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। जैसे हमने देखा कि कोई किसी से पानी छोड़ देंगे, धीरे 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 इवेपोरेट होते तो गायब हो जाएगा वो, ऐसा होता ही है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation। क्या मतलब हुआ इसका कि पानी में जो दिस आगे पहले पढ़ लें, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड। अब ये देखिए क्या हुआ कि जो पानी था वो बाहर से थोड़ा हीट एब्जॉर्ब किया उसने, एनर्जी एब्जॉर्ब की, किसी भी तरीके की एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी आपको पता है कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो कन्वर्ट ही करते हैं हम कहीं ना कहीं से। तो अगर ये पार्टिकल की एनर्जी इतनी आ जा रही है कि वो इवेपोरेट हो रहा है, तो कहीं से तो एनर्जी वो लेगा ना। वो एनर्जी कहाँ से ले रहा है? सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है वो। तो अगर सराउंडिंग से एनर्जी वो ले रहा है, इसमें सराउंडिंग एनर्जी कम हो गई, सराउंडिंग हीट कम हो गई, हीट कम हो गई मतलब सराउंडिंग कूल हो गया। पानी हमने ऐसे हाथ पे रखा, अगर इवेपोरेट, अगर सपोज के जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा तो हमको ठंडा ठंडा लगता है। यहाँ पे क्यों लगता है ठंडा? पानी जो था उसने मेरे हाथ की जो उसमें गर्मी थी, जो कि हीट थी, उसने एब्जॉर्व की, इसी से वो इवेपोरेट हुआ। उसको वो हीट एनर्जी मेरे हाथ की उसके इवेपोरेशन में चली गई, लेकिन ये पार्ट मेरा कोल्ड हो गया क्योंकि यहाँ से हीट चली गई थोड़ी सी। आगे क्या बोल रहा है इसमें नेक्स्ट पेज पे, एसीटोन अगर आपने देखा होगा कि नेल पॉलिश रिमूवर जैसे रहता है, अगर आप उसको कभी भी अपने हाथ पे कहीं डालो एकदम ठंडा सा हो जाता है। आपने जरूर ऑब्जर्व किया, नहीं ऑब्जर्व किया हो तो अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। क्या होता है उसमें? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। सेम चीज होती है कि मैंने यहाँ पे एसीटोन डाला, उसने यहाँ मेरे हाथ की जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, इससे वो इवेपोरेट हुआ और मेरा हाथ ठंडा हो गया। At a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because, अगर आपने एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, नीचे गर्म दिन में हम ऐसे छतों पर पानी ऐसे डाल देते हैं जैसे ठंडा हो जाएगा, हम बोलते हैं। ठंडा कैसे होता है? छत पे पानी हमने डाला, छत में जो गर्मी थी वो गर्मी पानी ने एब्जॉर्ब की, उसी एनर्जी से पानी इवेपोरेट हो गया, लेकिन वो जो जो जमीन थी वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। एक लास्ट या फिर सेकंड लास्ट टॉपिक इसमें ये बोल रहा है कि व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। क्या हो सकता है? इसको पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या हो सकता है ऐसा? इसमें ऐसा हो सकता है कि कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्व करते हैं। चलिए हम देखते हैं, फटाफट पता चलेगा अभी हमको क्या है ये। ड्यूरिंग समर वी एस्पायर, हम इसने बताया हुआ है कि गर्मी के मौसम में हमको पसीना होता है, सारी चीजें बताई हुई हैं। इवेपोरेशन के टाइम पे द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड gain energy from the surrounding or the body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the temperature for atmosphere for easy evaporation. मैंने कॉटन का कपड़ा पहना। कॉटन क्या होता है? वाटर को अच्छे से एब्जॉर्व करता है, क्योंकि हमारा गर्मी में पसीना हमको हो रहा है, जो स्वेट है हमारा, उस स्वेट को कॉटन के कपड़े ने एब्जॉर्ब किया, तो पानी वहां से हटा, तो हमारा हमारा हाथ, जो भी बॉडी का पार्ट जो भी है वो सूखा रहेगा, और साथ साथ कॉटन से फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। एक और पॉइंट इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही एब्जॉर्ब होती है। मतलब जब मैंने पानी डाला तो पानी की जितनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी, मतलब जितनी एक्स्ट्रा हीट उसको चाहिए थी वाटर से वेपर बनने में, वो जो डिफरेंस था हीट का, उतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो मेरे हाथ से। हमने पढ़ा लेटेंट हीट के बारे में, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और फिर वहां पे आपका जो पार्ट जहाँ पे वो पानी था या फिर एसीटोन था वो ठंडा हो जाता है। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? हम कभी ठंडा गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा सा कोई ग्लास या बॉटल रखते हैं तो आसपास पानी 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 जम जाता है उसके बॉटल के चारों तरफ, ग्लास के चारों तरफ। क्यों होता है? क्योंकि वो ठंडा है, तो जो उसके आसपास जो पार्टिकल होंगे वाटर के, वो क्या होंगे, इसके ठंडा होने के कारण वो वेपर से बन जाएंगे, किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, the water vapor present in the air on coming in contact with a cold glass of water loses energy and gets converted to the liquid state. ठीक है, जस्ट ऑपोजिट हो रहा है उसका। तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर तो यहाँ एंड हो जाता है।
यहाँ की जो क्वेश्चन है इसे फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं, फिर आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज मोर टू नो के बारे में, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। पहले क्वेश्चन, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर इन हॉट ड्राई डे? क्या रीजन हो सकता है? ड्राई डे ह्यूमिडिटी कम होगी, यही से आप सोच सकते हैं। मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक अलग सी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, फिर भी एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम कूल? कैसे कूल हो सकता है? आप सोचिए क्या होता है कूल करने के लिए, क्या चाहिए होता है? कूल करने के लिए चाहिए होता है कि हीट एब्जॉर्ब करे कोई चीज़। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बाहर का मटका जो है वो आपकी हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? सोचिएगा। Why does our palm feel cold when we put acid? हमने कवर कर लिया है। Why are we able to sip hot tea or milk faster than a saucer rather than a cup? इसमें आप कोई चीज़ ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी या इसमें कोई ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी? सरफेस एरिया ध्यान रखिएगा, सोचिएगा। What type of clothes should we wear in summer? कॉटन क्लोथ्स अभी हमने पढ़ा यहाँ पे। लिनन भी होता है, लिनन भी सेम चीज़ होती है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनते हैं, वो भी अच्छा होता है। गर्मी के टाइम पे आप ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ लेते हैं मोर टू नो में। हमने पढ़ा कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, तो मोस्टली जितना भी हमको नॉर्मली काम आता है या फिर डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं वो होते तो 3 ही हैं, लेकिन साइंटिफिकली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर बोला जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अलावा है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 2 जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, ये कुछ टाइम पहले खोजे गए थे। एक तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, एक एस एन बोस, उन्होंने खोजा था, और प्लस आइंस्टाइन, जो दोनों ने इनकी थ्योरी थी, फिर आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था। और एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जैसे आप जो CFL वगैरह होते हैं ना, अंदर देखिए जैसे बताया नियॉन साइन बल्ब होते हैं या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब जो भी होती है, तो उसमें क्या होता है, प्लाज्मा क्यों होता है उसके अंदर? प्लाज्मा मतलब क्या होता है कि आप जैसे इसमें देखिए सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, आयनाइज्ड गैसेस, मतलब जो गैस होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको आयनाइज कर देते हैं। आयनाइज करना क्या मतलब होता है कि अलग अलग उसके आयंस होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। आयंस क्या होता है ये आपको समझने के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एक बेसिक आइडिया ले लीजिए। अलग अलग पार्टिकल्स में इलेक्ट्रिसिटी जब भी ऐसे किसी गैसेस में जाती है, इसको आयनाइज कर देती है। एक आयनाइज करने से एक अलग कलर भी आ जाता है और उसमें एक अलग एनर्जी भी आ जाती है, तो वो स्टेट ऑफ मैटर जो होता है प्लाज्मा होता है। वो आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, वो इसमें आप देखिए लास्ट में वो लिखा होगा, इसे फॉर्म बाय कूलिंग ए गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। जब गैस को एकदम डेंसिटी एकदम कम कर देते हैं उसको, मतलब बहुत फैली हुई गैस, अबाउट 100,000 डेंसिटी ऑफ नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला दिया गया, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दी गई गैस, और टेम्परेचर एकदम कम कर दिया गया, एक अलग सा फॉर्म बनता है जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोल देते हैं। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ जो हमने आज के नोट्स बनाए हैं। आज के नोट्स ये हैं, आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हमने पढ़ा लेटेंट हीट, वाटर की एनर्जी आइस से ज़्यादा होती है। लेटेंट हीट के कारण इवेपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड, ह्यूमिडिटी पे, सब्लिमेशन, डेपोजिशन। और एक और चीज़ कह सकते हैं हम कि जैसे कि कॉटन क्लोथ्स वाली बात थी, तो उसमें मैं लिखने को लिख दे रहा हूँ आपके लिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद रहेगी। लाइक पॉइंट नहीं है ये, बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ से आप शायद रिकॉल कर पाएंगे सारी चीज़ों को बाद में। कॉटन क्लोथ्स फॉर समर, राइट? ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो तो आज का यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको चैप्टर 1 साइंस की बुक का चैप्टर 1 आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से, आप सारी चीज़ों को आप एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। जो मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं इसके थ्रू आप इस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं एग्ज़ाम या टेस्ट के टाइम पर। और अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे तो आगे कोई भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, टेस्ट देना हो, एग्ज़ाम देना हो, कुछ भी करना हो, बहुत ईजिली कर लेंगे। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से और फिर आगे आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स को जो भी आप जिनके साथ भी आपको लगता है उनको शेयर करने से उनकी हेल्प हो जाएगी। आपके क्लासमेट्स हो, आपके स्कूल मेट्स हो, आप उनके साथ प्लीज़ शेयर करिएगा मेरे चैनल को, इस वीडियो को। और घर पे रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। Thanks a lot for being here with me. Thanks a lot for studying with me.